हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबर इंडिया के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ करेंगे बैठक। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर होगी चर्चा। पीएम मोदी का काशी दौरा, बनास डेयरी का करेंगे शिलान्यास, लाखों किसानों का होगा फायदा। आज प्रयागराज पहुंचेगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। अमित शाह 3 विधानसभाओं में करेंगे रोड शो, एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। लखनऊ में सीएम योगी का छात्रों को तोहफा, टैबलेट और स्मार्टफोन करेंगे वितरण। राज्य के 1 करोड़ छात्रों को मिलेगा तोहफा। यूपी चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में बसपा, मायावती ने बुलाई बैठक। मिशन 2022 के लिए बनाएंगी रणनीति। चिराग पासवान का ऐलान, कहा एलजेपी सभी सीटों पर अकेले दम पर लड़ेगी यूपी विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर आज हाई लेवल समीक्षा बैठक बुलाई है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और दूसरे विभागों के अफसर मौजूद रहेंगे। इस दौरान ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा होगी। मालूम हो कि ओमिक्रॉन की एंट्री अब उत्तराखंड और हरियाणा में भी हो चुकी है। देश भर में ओमिक्रॉन के कुल केस बढ़कर 254 हो गए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम के बाद गुरुवार यानी आज पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र काशी में होंगे। काशी पहुंचकर यूपी की जनता को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। मोदी आज करख्याव में बनास डेयरी की आधारशिला रखेंगे। बता दें कि पीएम मोदी का 11 दिन में ये दूसरा काशी का दौरा है। इससे पहले उन्होंने 13 दिसंबर को वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वांचल क्षेत्र के किसानों और दुग्ध उत्पादकों को सशक्त बनाना है और कम कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के चुनावी गणित को सुलझाने के लिए प्रयागराज में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। इस दौरान अमित शाह शहर पश्चिमी रोड शो करेंगे। वहीं केंद्र और यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। बीजेपी ने प्रयागराज में मातृ शक्ति कार्यक्रम के बहाने प्रदेश भर की महिलाओं और छात्राओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। बता दें कि शाह प्रयागराज में जन विश्वास यात्रा की अगुवानी करेंगे और जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। गाजीपुर से निकली जन विश्वास यात्रा आज शाम प्रयागराज पहुंचेगी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि अमित शाह प्रयागराज शहर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे। ये बैठक सचिवालय में बुलाई गई है, जिसमें संबंधित मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों समेत होम आइसोलेशन की तैयारियों की समीक्षा होगी। देश में ओमिक्रॉन 15 राज्यों में फैल चुका है। 22 दिसंबर तक 213 केसों की बात स्वास्थ्य मंत्रालय मान चुका है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये चेतावनी दी है कि कोरोना 3 गुना तेजी से फैलता है और इसलिए अब सावधानी रखने का वक्त आ चुका है। यही वजह है कि केंद्र ने भी राज्यों को तीसरी लहर रोकने के लिए चिट्ठी लिखकर कहा है कि जिस जिले में 10% से ज्यादा संक्रमण दर हो, वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाए। वहीं रात में कर्फ्यू लगाया जाए। शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या कम करने के साथ साथ बड़ी सभाओं में सख्त नियम लागू करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करेंगे। जिन विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा वो स्नातक और परास्नातक के अंतिम वर्ष विद्यार्थी हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या 6376 है। राज्य सरकार की ओर से स्मार्टफोन और टैबलेट पाने के लिए विद्यार्थियों को गूगल फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही उन्हें अपनी सभी जानकारी साझा करनी होगी। इस संबंध में 23 दिसंबर को इकाना स्टेडियम में ये समारोह होगा, जिसमें सभी विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक छात्र छात्राओं को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों को देंगे सम्मान। बता दें कि लोक भवन में किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान यूपी सरकार किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का प्रयोग यूपी की योगी सरकार भी कर सकती है। राज्य के 2.42 करोड़ से ज्यादा किसानों को राज्य के खजाने से भी नगद धनराशि देने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी मुख्यालय में अहम बैठक बुलाई है। विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी चीफ की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है और आज की बैठक में प्रदेश के सभी मुख्य क्षेत्र के प्रभारियों के साथ साथ 75 जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार चुनाव को लेकर बीएसपी चीफ मायावती अपनी रणनीति का खुलासा कर सकती हैं और इसी आधार पर आगे चुनाव के मैदान में पार्टी उतरेंगी। बता दें कि राज्य में बीएसपी जमीनी स्तर पर काम कर रही है और इस बार भी उसे अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर विश्वास है। वहीं गुरुवार को होने वाली बैठक में मायावती मुख्य क्षेत्र के प्रभारियों और जिला अध्यक्षों से फीडबैक लेने के बाद जमीनी हकीकत का पता लगाएंगी और इसी आधार पर आगे की रणनीति तय करेंगी। जानकारी के मुताबिक बैठक के बाद ही मायावती चुनाव में प्रचार करेंगी। अभी तक बीएसपी चीफ ने राज्य में कोई बड़ी रैली नहीं की है, जबकि राज्य के सभी सियासी दलें काफी पहले से बड़ी रैली कर रही हैं और रथ यात्रा निकाल रही हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के परिवार तक कोरोना संक्रमण पहुंच गया है। हालांकि खुद अखिलेश यादव की कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बुधवार देर शाम उनकी पत्नी डिंपल और बेटी के संक्रमित पाए जाने के बाद उनकी भी वायरस की चपेट में आने का संदेह जाहिर किया जा रहा है। बता दें कि डिंपल यादव ने ट्वीट कर खुद के संक्रमित होने की जानकारी दी थी। डिंपल ने ये भी बताया था कि वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और फिलहाल कोई खास लक्षण नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिलने पर फोन करके उनका हालचाल लिया और दोनों के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव से भी उनकी सेहत की जानकारी ली। राजस्थान के बाद अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत पार्टी से नाराज हो गए हैं और वो 5 जनवरी को राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर सकते हैं। हरीश रावत के करीबी सूत्रों के मुताबिक वो आने वाले दिनों में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। करीबी सूत्रों ने कहा है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर आज नाराज हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हरीश रावत खुद को सीएम का चेहरा घोषित करवाए जाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले हरीश रावत के ट्वीट से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मच गई थी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत ने ट्वीट कर कहा था कि ना अजीब सी बात है, चुनावी रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। समय आएगा तो आपको बताएंगे ना। आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? लेकिन सर आपको क्या लगता है ऐसी मजबूरी क्यों आनी पड़ी सर? जब आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको शेयर करेंगे? इतनी मजबूरी क्या हुई सर आज? जब मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस समय आनंद लीजिए। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत आज मुंबई पुलिस के सामने पेश हो सकती हैं। कंगना को बुधवार को मुंबई खार पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान दर्ज करवाना था, लेकिन वो अपने किसी निजी काम की वजह से वहां नहीं पहुंच पाई। मिली जानकारी के अनुसार कंगना रनौत आज सुबह 11 बजे के करीब अपना बयान दर्ज करवाने के लिए खार पुलिस स्टेशन पहुंच सकती हैं। कंगना को उस पोस्ट को लेकर मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में पुलिस के समक्ष पेश होना था, जिसमें उन्होंने किसानों के आंदोलन को कथित रूप से एक अलगाववादी समूह से जोड़ा था। एक सिख संगठन की शिकायत के बाद पिछले महीने खार पुलिस थाने में रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। तब रनौत के
वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया था कि वो 22 दिसंबर को खार पुलिस के समक्ष पेश होंगे। बुधवार को उनके वकील ने पेश होने के लिए दूसरी तारीख थी और अनुरोध किया था। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। जयसिंह राजपूत नाम से इस शख्स को साइबर सेल ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। राजपूत खुद को दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का फैन बताता है। सूत्रों ने बताया है कि कुछ दिनों पहले राजपूत ने देर रात आदित्य ठाकरे को फोन किया, पर उन्होंने जब फोन पर जवाब नहीं दिया तो राजपूत ने धमकी भरे मैसेज भेजना शुरू कर दिए। एक मैसेज में उसने लिखा था कि तूने सुशांत सिंह राजपूत को मारा, अगला नंबर तेरा होगा। इसके आगे के कई मैसेजेस में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। जयपुर में क्षेत्रीय युवक संघ के 75 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से क्षेत्रीय समाज के लोग पहुंचे। समारोह में सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन में हुआ। ये एक सामाजिक कार्यक्रम था। समारोह में बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े कई नेता भी शामिल हुए। ऐसे में माना जा रहा है कि ये क्षेत्रीय का चुनावों से पहले का शक्ति प्रदर्शन था। राजस्थान में समेत देश भर से कई बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग समारोह में पहुंचे। इस दौरान भवानी निकेतन ग्राउंड भी छोटा पड़ गया, जिस वजह से सीकर रोड मुख्य मार्ग पर भीड़ लग गई। वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली में ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना पॉजिटिव केसों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली के 3 हफ्तों में राजधानी में एक्टिव केस में 118% बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, दिल्ली में कंटेनमेंट जोन में भी काफी तेजी से इजाफा हुआ है। दिल्ली में 22 दिसंबर तक कंटेनमेंट जोन की संख्या 184 हो चुकी है, जिनमें से 83 कंटेनमेंट जोन सिर्फ साउथ दिल्ली जिले में है। यानी पूरी दिल्ली के कंटेनमेंट जोन का 45% हिस्सा केवल साउथ दिल्ली जिले में है। साउथ दिल्ली में सील होने वाले इलाकों में ज्यादातर फार्म हाउस है। वहीं दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इसी वजह से राजधानी में तेजी से कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ रही है। बीते दिन हफ्ते के दौरान कंटेनमेंट जोन की संख्या में 80% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 22 दिसंबर को कंटेनमेंट जोन की संख्या 184 हो गई थी, जो 1 दिसंबर को महज 102 थी। वहीं इस दौरान होम आइसोलेशन में इलाजरत मरीजों की संख्या में 112% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1 दिसंबर को होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों की जो संख्या 136 थी, वो अब बढ़कर 289 हो गई है। कोविड-19 दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फिर कहर बरपा रहा है। यूके में एक दिन में कोरोना के नए 1 लाख से ज्यादा कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले सप्ताह कोरोना के अधिकतम केस 93,045 थे। वहीं यूके के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को कोरोना के 1,06,122 संक्रमित सामने आए हैं। इसके साथ ही वहां कोरोना के 28 दिन में 140 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना की पिछली लहर में यूके में एक दिन में अधिकतम केस 68,000 पहुंचे थे, लेकिन इस बार कोरोना आए दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बता दें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने गेट बूस्टेड नाउ रूट को दोहराया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगले सप्ताह अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन को गंभीरता से लेना होगा। टीकाकरण पर यूके की संयुक्त समिति ने कहा है कि कोविड-19 के हाई रिस्क वाले बच्चों को वैक्सीन दी जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में राजकीय हाई स्कूल देलग में 23 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्कूल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सभी 23 छात्रों को 114 दिनों के लिए होम आइसोलेट कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चलेगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी के घटते मामलों को देख छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। अब एक बार फिर कोरोना का कहर स्कूली छात्रों पर फूट पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपनी रूटीन प्रक्रिया के तहत स्कूलों में जाकर छात्रों और अध्यापकों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया है। इसके मद्देनजर राजकीय हाई स्कूल देलग में 117 छात्रों और अध्यापकों का
कोविड टेस्ट किया गया है। इसमें से 6ठी से 10वीं क्लास के 23 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सीएमओ बिलासपुर डॉक्टर परवीन कुमार ने स्कूल परिसर पहुंचकर मामले का जायजा लिया। सभी 23 छात्रों को 14 दिनों के लिए होम आइसोलेट करने के आदेश दिए। उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी की ठिठुरन बढ़ने के साथ ही कोहरा भी घना होने लगा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख में पारा माइनस में पहुंच गया है। हालांकि इन सब के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते दिनों की तुलना में कुछ राहत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज से राष्ट्रीय राजधानी में तापमान के बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा अगले 24 घंटों में गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं आने वाले 2 दिनों में उत्तर और मध्य भारत में टेम्परेचर के 3 से 4 डिग्री तक बढ़ने की भी संभावना है, जिससे ठंडी से आंशिक राहत मिल सकती है। देश की प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों ने 23 दिसंबर के लिए पेट्रोल डीजल की नई दरें जारी कर दी हैं। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें कि देश भर में पेट्रोल डीजल के भाव में किसी तरह का कोई बदलाव हुए आज पूरे 50 दिन हो गए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के भाव में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। कुछ दिनों तक सुस्त रहने के बाद कच्चे तेल के दामों में बीते कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रही है। बुधवार के बाद गुरुवार को भी कच्चे तेल के भाव में तेजी देखी जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $75 प्रति बैरल के आसपास तक पहुंच गई है। गुरुवार WTI क्रूड की कीमतें $73.10 और ब्रेंट क्रूड की कीमतें $75.67 हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 95.41 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव 86.67 रुपए प्रति लीटर है, जबकि मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपए प्रति लीटर है, जबकि 1 लीटर डीजल के दाम 94.14 रुपए प्रति लीटर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता आज भी बहुत खराब है। वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली सफर के मुताबिक दिल्ली का AQI आज 387 दर्ज हुआ है, जो कि बहुत खराब कैटेगरी में आता है। दिल्ली की सड़कों पर धुंध नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बदलने वाला है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने प्रदेश में 25 और 26 दिसंबर को भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले भागों में 24 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है, जबकि उच्च पर्वतीय भागों में कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। साथ ही 23 और 24 दिसंबर को प्रदेश के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहने की संभावना है और कई क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। रेवाड़ी में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें उसके ही परिवार के शख्स ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। नाबालिग ने जब खुद को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी सामने आते ही परिवार वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने सामने से मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया। अब आगे की सुनवाई के लिए आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये 19 तारीख की बात है। एक अभिनव उर्फ गौरव नाम का लड़का था। वो एक नाबालिग लड़की को करीब 3 महीने से परेशान करता था। स्कूल जाते से वो रोकता था और 19 तारीख को 3 बजे वो लड़के अपने घर में सोई हुई थी, उसके साथ छेड़खानी करी और उसके थप्पड़ मारे। कौन सी मुकदमा दर्ज किया है उसके ऊपर सर? उसके ऊपर हमने पॉक्सो एक्ट का पर्चा दर्ज किया और जितनी सेक्शन बनती थी वो सारी धारा लगा दी। क्या उनको अभी अरेस्ट हो चुके हैं सर? हाँ, अरेस्ट कर लिए। आज पेश अदालत किया जा रहा है। कल हमने उसको अरेस्ट कर लिया था। सिकंदराबाद के लेंसर स्कूल के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल
लेंसर स्कूल के पास पुलिया का निर्माण हो रहा था, जिसकी वजह से नालों से गंदा पानी निकल रहा था। इसी दौरान मजदूर काम से पास अपने घर जा रहे थे, लेकिन अचानक उसका मफलर पंप सेट में फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद वहां काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और वहां मौजूद लोगों ने घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत बहुत गंभीर होने की वजह से डॉक्टरों ने उसको दूसरे अस्पताल में भेज दिया। खबर इंडिया के इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।